हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा आज आपके साथ वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो आपके 10वीं क्लास के सिलेबस में फर्स्ट अध्याय है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर भी कहते हैं, यह दो भिन्न भिन्न संख्याओं से मिलकर के बना हुआ है, या यूँ कहें कि यह इन दोनों संख्याओं का सम्मिश्रण है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम एक जगह इकट्ठा कर लें तो ये वास्तविक संख्या के को पूरा कर देता है। तो अब देखिए कि जो परिमेय संख्या है वह आप पहले से जान रहे हैं, परिभाषा पढ़े हैं कि यह p/q के रूप में होता है। तो अब देखिए, जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। एक हमारा पूर्णांक के रूप में है 1 2 3 -1 -2 -3, जिसके नीचे में आप चाहें तो 1 लिख करके इसको p/q के रूप में परिपूर्ण कर सकते हैं। दूसरा है p/q के रूप में ऑलरेडी है 2/7 3/5। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते। नेक्स्ट आप देखें, थर्ड जो हमने लिए हैं 1.111, मतलब दशमलव के बाद हर एक अंक का जो है वह रिपीटिशन है। 1 का रिपीटेशन है, 3 का रिपीटेशन है। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या आप जब देखेंगे तो √2, √3, √7 या 1.12 112, इसमें रिपीटेशन नहीं है। जैसे यहाँ हमारा रिपीटेशन हुआ था किसी अंक का, यहाँ किसी अंक का रिपीटेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे 1 2 के बाद 1 1 फिर 2 फिर 1 1 1 फिर 2, तो इस तरीके से है। एक इम्पॉर्टेंट है हमारा पाई, जो अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। ये बार बार आपको पूछा भी जाता है कंपटीशन में कि पाई किस तरह की संख्याएं हैं, अपरिमेय है, परिमेय है, क्या है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक मैंने नोट पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करा है कि √p जो अपरिमेय संख्या होगी, √p हमेशा अपरिमेय संख्या होगी यदि p हमारा एक अभाज्य संख्या होगा। आप यहाँ देखें ध्यान से, 2 3 7 ये सारे के सारे अभाज्य संख्या हैं। चाहे तो आप 5 भी रख दें तो √5 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 13 रखेंगे तो भी क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो ऑब्जेक्टिव वगैरह कहीं पूछा जाता है तो आप जवाब दे सकते हैं। अब आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए यदि कोई भी दो वास्तविक संख्या आप लेते हैं तो इन दोनों में संबंध क्या होता है? या तो यह a जो है b से बड़ा होगा, या a b के बराबर होगा, या a b से छोटा होगा। इन 3 परिस्थितियों के अलावा और कोई भी चौथा परिस्थिति आपको देखने को नहीं मिल सकता है एक साथ कि वो इनके अलावा कुछ और हो। आगे देखिए, एक नोट पॉइंट मैंने बताया है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा a b से बड़ा है तो a को b से विभाजित किया जा सकता है, जिसके आधार पे, कहने का अर्थ यह है कि a यदि b से बड़ा है तो a को क्या करेंगे, b से विभाजित करेंगे। तो इस तथ्य पे ही यूक्लिड ने एक विभाजन प्रमेयिका दिया था, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। और इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में काफ़ी हैं जो हमें बनाना भी है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r। जो ये r देख रहे हैं इसे हम शेषफल कहते हैं, और इसके मान हमेशा जो हमारी छोटी वाली संख्या b है उससे छोटी और 0 से बड़ी या बराबर होगी, लेकिन यह ऋणात्मक कभी नहीं होगा। तो यहाँ जो q और r हमारा विद्यमान था, q को हम लोग भागफल और r को शेषफल कहते हैं, ये आप पहले से भी जान रहे हैं। तो यह यूक्लिड ने ही बताया था। इसे सिंपल वे में यदि आप समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल आप देखें। a हमारा 455, b हमारा 42 है। तो देखिए, इन दोनों के लिए, इन दोनों ही संख्याओं के लिए q बराबर 10 और r बराबर 35 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ताकि 455 को, जो a का मान है, 42 गुना 10 जो 35 हम लिख सकते हैं। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आसानी से लग सकता है। अब आगे देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्त मतलब HCF निकालने में किया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करके अच्छे से रख लें ताकि आपको काम आएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि आप मान लें कि यदि हमारा ये भाज्य संख्या है, जैसे कि 6 है, तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। ठीक है। 12 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3।
2 दूना 4 तिया 12। तो वही मैंने कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और इस ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहलाता है। ये बात आप ध्यान में रखें। अब आगे देखें HCF महत्तम समावर्त ज्ञात करना। तो कैसे हम ज्ञात करते हैं, उसके स्टेप्स हमारे दिए हुए हैं। इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और अपने प्रश्न बनाने हैं। तो क्या कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों C और D, जहाँ कि C D से बड़ा है, का HCF ज्ञात करें। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या है कि C और D का HCF ज्ञात करने के लिए हम Q और R इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में भी समझाया कि C को देखें DQ + R लिखा जाएगा, जहाँ R जो है चूँकि जो छोटी संख्या थी D इससे छोटी होगी और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, ये यूक्लिड के विभाजन प्रमेय के आधार पर लिखा गया है। अब आप देखिए ये स्टेप 2 है कि यदि R 0 है, R यदि 0 है तो D पूर्णांकों C और D का HCF होगा। जो छोटी वाली संख्या होगी वही HCF होगा। लेकिन यदि R 0 नहीं है तो यही प्रोसेस हमारा फिर से आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम करेंगे D और R के लिए, जब R हमारा 0 नहीं होगा तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल नीचे दिए हैं जिसे हम लोग समझेंगे तो ये चीज़ें हमें ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए कहता है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो देखिए इसमें बड़ा कौन सा है 12576, तो इसको हमने A मान लिया और जो छोटा है उसे हमने B मान लिया। अब आगे देखें क्या है कि हमें जब 12576 को 4052 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा और शेष जो है ये 420 मिल जाएगा। ये आप करके देखेंगे। जो छोटी वाली संख्या है उसको हमने जो बड़ी वाली संख्या है, ये जो हमारी बड़ी संख्या है इसको इससे भाग लगाएंगे तो आपको Q और R अपने आप मिल जाएगा। तो यह देखें ये इतना मिला। अब देखिए यहाँ पे शेषफल तो हमारा 0 नहीं है, तो शेषफल जब हमारा 0 नहीं है तो इसका अर्थ यह हो गया कि यह D और यह हमारा R, इनके बीच हमने फिर से यही प्रक्रिया अपनानी है। तो ये देखें 4052 और 420 जो आपको मिला है, तो यदि आप 4052 में 420 से भाग लगाएंगे तो कितने टाइम्स लग जाएंगे 9 टाइम्स, और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 272 बच जाएगा। अब देखिए जो नए भाजक हैं वो आपको क्या है 420, नए शेषफल 272 जो कि 0 नहीं है। तो इसके लिए फिर से यूक्लिड का प्रयोग करेंगे। तो इस 420 में 272 से भाग लगाएंगे तो वो 1 टाइम लगेगा और रिमाइंडर 148 मिलेगा। फिर से आप देखें 272 और 148 जो हमारी शेषफल है वह 0 नहीं है। तो अगेन आप इसमें क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा सकते हैं। तो भाजक हमारा 272 और शेषफल ये आ गया। तो जब आप भाग लगाएंगे तो 272 में 148 से तो देखें 1 टाइम्स लगेगा और 1 टाइम्स लगने के बाद आपको रिमाइंडर मतलब शेषफल ये आ गया। फिर से यह 0 नहीं है तो नए भाजक 148 और शेषफल जो है 124। तो फिर से आप 148 में 124 से भाग लगाएंगे 1 टाइम्स लगेगा और आपका जो शेषफल है वह 24, यह 0 नहीं है। तो नए भाजक फिर से आपको 124 और शेषफल हमारा 24 आ गया। तो इसमें फिर से हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने 124 में 24 से डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 टाइम्स लग जाएगा और रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा। अगेन वही प्रोसेस को हमने आगे बढ़ाया है। तो क्या होगा हमारा नया भाजक जो मिला आपको वह 24 और शेषफल 4। तो 4 से आप भाग लगाएंगे तो यह 6 बार में लग जाएगा और शेषफल 0। चूँकि अब यह शेषफल 0 आ गया है तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि जो ये 4 है यही हमारा HCF का काम करेगा। तो 4052 और 12576 का HCF हमें 4 प्राप्त हो गया। तो चूँकि यह थोड़ा बड़ा था आपको समझने के लिए आप इसको ध्यान से देखें और ये बातें आपको अच्छे से आगे के जो प्रश्न हैं वो करने में मदद साबित होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस पे कुछ और भी प्रश्न बनाएंगे तो हमारे जो डाउट्स हैं वो बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे।